उन्हीं रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को वो जो है क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उसने कई फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को अबॉलिश कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा जो प्रिंसिपल था दैट वाज इक्वालिटी, याद है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पर फिर नेपोलियन क्या करता है कि एक नया वो बनाता है, जैसे इलीट क्लास ऑफ ऑफिसर्स या सोल्जर्स, जैसे बोलते हैं लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर। तो ये अपने आप में एक नोबिलिटी बन गई। नहीं, मोनिका ने सवाल पूछा था सर ये मोबिलिटी क्या है, एक्चुअली वो सॉरी मैं देख नहीं पाया, वो मोबिलिटी नहीं है, वो नोबिलिटी है। मतलब फ्रांस में नोबिलिटी खत्म हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, बट ये लीजन ऑफ ऑनर जो नेपोलियन ने बनाया, दिस इमर्ज्ड एज अ न्यू काइंड ऑफ नोबिलिटी। बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद उसने कहा था कि मेरिट सिस्टम चलेगा, पर फिर वो अपने भाइयों को ही राजा बनाता गया, अपने भाइयों को ही जो इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है वो देता चला गया। ठीक। तो ये मेरिट की धज्जियां उड़ाई उसने। फिर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई थी रेवोल्यूशन के बाद, उसकी धज्जियां उड़ाता गया वो। जो पार्लियामेंट थी, ठीक है ना, जो बाइकैमरल पार्लियामेंट थी, उसकी पावर वो धीरे धीरे खत्म करता गया। जुडिशरी, तुम्हें याद होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो संविधान बना था, उसने कहा था कि जुडिशरी जो है वो इलेक्ट की जाएगी। ठीक, जुडिशरी इलेक्ट की जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। और उसने जो है जजेस को फिर खुद ही इलेक्ट करने लगा वो, अगर तुम्हें याद हो तो। ही इलेक्टेड द जजेस हिमसेल्फ। तो मतलब जितनी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब की धज्जियां वो उड़ाते जा रहा है। ठीक। चलो भाई, उसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल था वो था फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या था? भाईचारा। पर उसकी उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि भाईचारा तो गया तेल लेने। बात समझ में है कि नहीं? पूरे यूरोप से उसने लड़ाइयाँ लड़ी, तो भाईचारे की कोई बात उसमें थी नहीं। उसके अलावा उसने जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको भी निगलेक्ट किया, प्लस जो विमेन एजुकेशन थी, विमेन एम्पावरमेंट को उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो नो डाउट देयर वर इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस, और यही कॉन्ट्राडिक्शन एक बेसिक जो खोखलापन थे वो लेके आया उसके एम्पायर में। ठीक है ना। उसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण जो था वो था नेशनलिज्म का राइज होना। बात समझ में है कि नहीं? क्या था? नेशनलिज्म का राइज होना। कहाँ पे? नेपोलियन के एम्पायर, यूरोप में। ठीक है। नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने धीरे धीरे एक एक यूरोपियन देश पर कब्जा किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब कोई फॉरेन पावर तुम्हारे देश पर राज करेगी तो तुम्हें गुस्सा आएगा। अंडरस्टूड कि नॉट? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल था स्पेन। याद होगा तुम्हें, जीएस में अपन ने पढ़ा था कि नेपोलियन ने फ्रांस पर स्पेन पर हमला किया। स्पेन का राजा था चार्ल्स। चार्ल्स को थ्रोन एब्डिकेट करना पड़ा। स्पेनिश लोगों को लगा कि चार्ल्स को हटा के उसका बेटा फर्डिनेंड जो है राजकुमार, उसको राजा बनाया जाएगा। पर नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्टे को राजा बना दिया, और यहाँ से स्पेनिश लोग चिढ़ गए बहुत बुरी तरीके से। उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जाग गई। उन्हें एक छुपा हुआ वॉर, मतलब जैसे बोलते हैं गुरीला वॉरफेयर, वो जो है शुरू किया। किसके खिलाफ? नेपोलियन की आर्मी के खिलाफ। इसी को बोलते थे ना, याद होगा तुम्हें, स्पेनिश अल्सर। याद आ रहा है कि नहीं? क्या बोलते थे इसे? स्पेनिश अल्सर। ठीक है कि नहीं? तो दिस वाज एन एग्जांपल कि हाउ नेपोलियंस एक्ट्स लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये उसके नेपोलियन के किंगडम के डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण था। ठीक। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम तो अपन ने कवर किया ही था एक्सटेंसिवली, तुम्हें याद होगा। याद है कि नहीं? कॉन्टिनेंटल सिस्टम अपन ने देखा था क्या था और क्यों वो कारण बना नेपोलियन के डाउनफॉल का। ठीक। लास्ट जो एक फैक्टर था, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, प्लीज़ रिवाइज कर लेना। एक और जो फैक्टर था वो ये था कि नेपोलियन की पर्सनैलिटीज़ की खुद की लिमिट थी। नो डाउट नेपोलियन वॉज वेरी करिज्मेटिक, ठीक है ना, बहुत, ही वॉज अ लीडर, बट कुछ ना कुछ जो है उसमें कमियां जो है वो ज़रूर थी। ठीक। सबसे पहली बात थी, भले जैसे वही बात हुई सन ऑफ रेवोल्यूशन तो वो है, पर ही इज़ एन ऑटोक्रेटिक रूलर। ऑटोक्रेटिक समझते हो ना, तानाशाह। तो वो है तो तानाशाह, ना वो किसी की बात सुनता है, ना किसी के ओपिनियन की वो कदर करता है। ठीक। तो ये अल्टीमेटली तानाशाहियों के साथ ऐसा ही होता है। जो अच्छे लोग उनसे उनके साथ जुड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो अलग हो जाते हैं। ठीक। क्योंकि तानाशाह जो है अपनी इच्छा से सब कुछ करता है।
बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। तो उसके बाद ये भी था कि ही वॉज ओवर एम्बिशियस। वो एलेक्जेंडर की तरह पूरी दुनिया को जो है फतेह करना चाहता था एक तरीके, मतलब एटलीस्ट यूरोप को तो करना ही चाहता था, और पूरी दुनिया में जो अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता था। वो चाहता था कि ब्रिटेन, कॉन्टिनेंटल यूरोप, एशिया, इंडिया, सब पर उसका राज हो, और वो ब्रिटिश एम्पायर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो दिस वाज व्हाट, ओवर एम्बिशियस। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। प्लस जो उसके एलाइज थे उनकी भी कदर नहीं की उसने। यूरोप में जो उसके साथ थे लोग, जैसे कि रशिया का राजा था, ठीक, ये प्रूशियन किंग था, तो कईयों बार वो अपने एलाइज की भी कदर नहीं करता था। अल्टीमेटली हुआ क्या था कि सब लोग 1813 में जब वो हुआ था वॉर ऑफ नेशंस, ठीक है ना, बैटल लाइप्जिग जिसे हम बोलते हैं, तो सब उसके खिलाफ हो गए। ठीक, उसके ऊपर से ही वॉज नॉट अ गुड डिप्लोमेट। जब भी उसके साथ कुछ गलत होता वो गुस्से में जो है, वो गुस्से में आके क्या बोलता था कि मैं तो इन्वेड करूंगा, इसको मार डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। तो बहुत रिवेंज वाला उसका आउटलुक था। डिप्लोमेसी से कुछ भी वो ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता था। मतलब इस डिप्लोमेसी में उसका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। और अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। रशियन कैंपेन में यही हुआ था। वो जो है अपनी पावर को हमेशा ओवर एस्टिमेट करता था। हिटलर, जैसे हिटलर अपन देखेंगे, हिटलर ने भी यही बोला था। हिटलर भी इसी तरीके से उसका डाउनफॉल आया था, बिकॉज ही ओवर एस्टिमेटेड हिज पावर। ध्यान रखना हमेशा, कभी भी अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट ना करें। ठीक, आखिरी में नेपोलियन काफ़ी यंग एज में बीमार भी पड़ गया था। उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जिनका एग्जैक्ट नेचर क्लियर नहीं है, पर बाद में ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मैनी हेल्थ इश्यूज। उसकी वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, अफेक्टिवली अपनी आर्मी को कमांड नहीं कर पाया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, उसके अलावा नेपोलियन ने जो एम्पायर बनाया था, ठीक है ना, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो उसके एम्पायर, जो नेचर ऑफ द एम्पायर है वो भी है। सबसे पहली बात तो ये थी कि इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ नेपोलियन के हाथ में था। तो देखो, अपन ने इतिहास में हमेशा देखा है, जब भी किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर हो जाती है, ठीक, तो जब वो एम्पायर कोलैप्स होता है, मतलब जब वो आदमी जाता है तो वो एम्पायर भी कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो इतना सेंट्रलाइज नेचर का था कि अब उससे कोई नहीं संभाल सकता। ऐसा मौर्यंस के साथ भी हुआ था, ऐसा अशोका के टाइम ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये थी कि नेपोलियन की एक और बात ये थी कि उसने जो एम्पायर बनाया था वो बहुत ही कम समय में बनाया था। बात समझ में आई? बहुत कम समय में बहुत बड़ा एम्पायर। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना, जो बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया, लॉटरी लग गई, तो वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाए। एक आदमी होता है जो धीरे धीरे मेहनत करके पैसा कमाता है, वो उसको जानता है उसको कैसे मैनेज करना है उस पैसे को। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन के साथ वैसा हुआ, एकदम से उसके बाद बहुत दौलत शोहरत, बहुत टेरिटरी, बहुत पॉलिटिकल पावर, सब कुछ आ गया। तो वो मैनेज थोड़ा बहुत कर गया, थोड़ा बहुत नहीं कर पाया, बट बहुत कमज़ोर था उसका जो देखो, तुमने देखा होगा कि जैसे मौर्यन एम्पायर था, तो मौर्यन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ तो बहुत धीरे धीरे कोलैप्स हुआ, कारण उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी और वो जड़ें निकलने में बहुत समय लग गया। पर नेपोलियन की जो जड़ें थी वो बहुत शैलो थी, तो जब उस टाइम आया डाउनफॉल का तो बहुत जल्दी डाउनफॉल हुआ। तो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन क्या था कि द रूट ऑफ हिज एम्पायर वॉज वेरी वीक। बात समझ में? उसके बाद क्या होता है, जब जैसे इंडिया है, सरकारें गिरती हैं, बनती हैं सरकार, जैसे अभी एमपी में सरकार गिरी तो क्या कोलैप्स हो गया क्या अपने एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, क्योंकि देर आर इंस्टीट्यूशंस जो कि बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के भी मैनेजमेंट संभाल सकती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे इंस्टीट्यूशंस। पर नेपोलियन के एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं था। बात समझ में आई? नेपोलियन के एम्पायर में ऐसा कुछ भी नहीं था, एंड दीज वर ऑल द रीजंस कि अल्टीमेटली नेपोलियन का डाउनफॉल जो है क्यों होता है। अंडरस्टूड? ठीक, तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लें।